प्रखर अकेडमी प्रेजेंट्स। आज की जो शुरुआत है वो मोटिवेशनल थॉट के साथ। इफ यू क्विट वंस इट बिकम्स अ हैबिट, सो नेवर क्विट। देखिए, ये आदत हो जाती है क्विट करने की। जब भी जरा सी परेशानी आई, आपने क्विट कर दिया। आपको लगा कितना आसान है, क्योंकि आप अब सिचुएशन में है ही नहीं, तो अब आपको कुछ फेस नहीं करना है। लेकिन ये क्या होता है, ये कंफर्ट जोन में जाने की जो हैबिट है, ये आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। क्योंकि जब भी आपको जरा सा भी प्रॉब्लम आएगा तो आप क्या करेंगे, एकदम से आप क्विट कर देंगे। लेकिन लाइफ में अगर कुछ करना है तो आपको थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही होगा। सो नेवर क्विट, माइकल जॉर्डन का स्टेटमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न के साथ। जो सऊदी अरब का हिना नजरान क्षेत्र है वो चर्चा में क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में रॉक आर्ट पेंटिंग मिलने के बाद से यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल के मतलब छठी जगह के रूप में इसको कंसिडर किया गया है, और इसीलिए ये आपका चर्चा का विषय है। हमने ये बीबीसी हिंदी से लिया है। और हिमा नजरान के साथ सऊदी अरब की छठी जगह को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है, ने शनिवार को इसका ऐलान किया। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की चीन के फुजहो में 44th बैठक में ये फैसला लिया गया। सऊदी अरब के साउथ वेस्ट में नजरान प्रांत के हिमा में दुनिया के सबसे बड़े रॉक आर्ट की संरचनाएं मौजूद हैं। यूनेस्को ने ट्विटर पर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में एक और नई जगह शामिल, सऊदी अरब में हिमा का सांस्कृतिक क्षेत्र मुबारक हो, इसके साथ ट्वीट किया। और आप ये देख सकते हैं इस तरह की रॉक आर्ट्स हैं, ये आप देखिए। तो हिमा नजरान का ये रॉक आर्ट है। हिमा के पत्थरों पर शिकार, वन्य जीव, पेड़ पौधों, प्रतीकों और उस दौर में इस्तेमाल होने वाले जो भी औजार थे उनकी इबारतें जो हैं वो लिखी हुई हैं। ये इबारतें प्राचीन अरब लिपि में मुस्नाद, थामुदिक, नबातैन और अरबी लिपि के प्राचीन स्वरूप में लिखी गई हैं। सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए के मुताबिक हिमा जो है 215 वर्ग मील लंबा एक इलाका है, उसमें फैला हुआ है। यहाँ पर 3000 से भी ज़्यादा पुराने कुएं हैं, जिन्हें नजरान प्रांत के विशाल मरुस्थल में पानी के पीने का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता था। इन कुओं से आज भी पीने का पानी मिलता है। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली सदर्न क्षेत्र से था क्या कि इस एरिया में, क्योंकि आपको पता है यात्रा होती थी, हज यात्रा, और वहाँ पर यात्रा के दौरान जो है वो लोग जैसे जिस रूट से जाते हैं तो उस रूट पे रास्ते में पड़ने वाले जो रॉक्स हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कलाकृतियाँ या कुछ कोई अपना नाम लिख देता है। तो इस तरह की चीज़ें आप आज भी देखने को मिलती हैं। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, जैसे कभी किसी तीर्थ स्थल पे जाता हूँ और कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई रॉक है, और ऐसी रॉक है जैसे कोई मतलब जैसे पत्थरों का कोई समूह है बहुत बड़ा, तो कभी मन करता है कि वहाँ पर अपना एक निशानी छोड़ा जाए। तो जैसे कि मून पर जाकर के यूएस ने अपना झंडा छोड़ा या बाकी देशों ने अपना झंडा छोड़ा, तो ऐसी लोग निशानी के रूप में वहाँ पर शायद इस बात को छोड़े होंगे। तो 2021 में अगला प्रश्न है, 2021 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट इंडिया रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई, तो ये जारी की गई है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा। देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें जो एसेंस है वो बता देता हूं। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया भारत में जो लाल फीताशाही है या कुछ ऐसी परेशानियां हैं कि जिससे कि वहां पर जो बिजनेसमैन हैं, जो वहां पर हम क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस लगाते हैं, तो उन्हें उतनी सुविधा मिलती नहीं। तो एक बहुत अच्छे प्लेस के रूप में नहीं कहा गया है इंडिया के बारे में। ये अमेरिका का स्टेटमेंट है, और बट ऑब्वियसली दूसरे स्टेट के बारे में कोई भी दूसरा देश बहुत अच्छा तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इंडिया चैलेंजिंग प्लेस टू डू बिजनेस, मस्ट ईज हर्डल्स, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ऐसा कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। और ये देख सकते हैं आप, ये जो नक्शा है, India remains a challenging place to do business, the US has said, urging it to foster an attractive and reliable investment climate by reducing the barriers to investment and minimizing the bureaucratic hurdles. तो उन्होंने कहा कि इसको आसान उन्हें बनाना चाहिए, जो हर्डल्स हैं उनको हटाना चाहिए। द स्टेट डिपार्टमेंट इन अ रिपोर्ट 2021
Investment Climate Statements India, released on Wednesday, said that India remains a challenging place to do business and also referred to the removal of the special constitutional status from the state of the Jammu and Kashmir, और इस बारे में भी उन्होंने जिक्र किया, एंड द पैसेज ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आपका सीए है. न्यू protectionist measures including the increased tariff, procurement rules that limit competitive choices, sanitary and the phytosanitary measures not based on the science and Indian specific standard not aligned with the international standard, effectively closed off producers from global supply chains and restricted the expansion in the bilateral trade, the report said. मतलब ऐसे उनके एलिगेशंस पहले भी रहे हैं कि जो भारत है वो सिर्फ अपने विषय में सोचता है, यानी वो ये सोचता है कि जो आपका व्यापार होगा तो उसमें सिर्फ भारत अपने हितों के बारे में सोचता है. और मेरे हिसाब से शायद कोई भी देश ऐसा ही सोचेगा, क्योंकि अगर उन्हें उस ट्रेड से मुनाफा नहीं हो रहा है तो ट्रेड का कोई मतलब नहीं बनता है. तो ऐसा नहीं कि अमेरिकन नहीं सोचेंगे, तो अमेरिकन भी सोचते हैं, तो बट ऑब्वियस है कि इंडिया भी अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा. चलिए खैर अगले प्रश्न की बात करते हैं. उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है? तो ये यूपी का गोरखपुर है, जो आपका संसदीय क्षेत्र है, आदित्यनाथ योगी जी का क्षेत्र रहा है. भारतीय पहलवान तनु ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये आपके 43 किलोग्राम वर्ग में है. ठीक है, अगला प्रश्न आता है किस राज्य में जनजातीय उत्थान योजना मसौदे को मंजूरी दे दी गई है? तो ये राजस्थान में है. जयपुर 23 जुलाई को राजस्थान सरकार ने राज्य के जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजातीय भागीदारी योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है, और योजना की शुरुआत विश्व आदिवासी दिवस जो कि 9 अगस्त को पड़ने वाला है उस पर होगी. एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को मंजूरी दे दी है. जो 5th नॉर्थ ईस्ट ट्रेडिशनल फैशन वीक है उसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा. तो ऑल इंडिया रेडियो के हवाले से ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ. मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड द एम्पावरमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग द वर्चुअल 5th नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रेडिशनल फैशन वीक 2021. The National Institute for the Empowerment of the Person and Visual Disabilities is organizing the event to cater to the Divyang populace and stakeholders from the Northeast to promote the art and artisans of Northeast India. आप समझ सकते होंगे. तो ऐसे रीज़न से देखिए, आपको पहले ही पता होगा कि हमेशा नॉर्थ ईस्ट से ये शिकायत आती रही कि हमें अनदेखा किया जा रहा है. तो बट ऑब्वियस है कि नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए तो है ही, और दिव्यांगों के लिए भी वो प्रयास किए जा रहे हैं. द 2 days ऑनलाइन इवेंट विल बी इनॉग्रेटेड बाय द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार. द इवेंट विल बी होस्टेड थ्रू द वेबकास्टिंग एंड द वेब कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज. ठीक है, ये हो चुकी है. किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो मैं आपको बता दूं, रश्मि रंजन दास जी को क्या किया गया है? संयुक्त राष्ट्र समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है. सीबीडीटी के द्वारा आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सीबीडीटी होता क्या है. तो ये होता है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस होता है. ये आपका 24 जुलाई यानी कल के दिन मनाया गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई 2021 को 161 यानी 161वां आयकर दिवस इनकम टैक्स डे मनाया, और भारत में आयकर दिवस हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है. सर जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में पहली बार 24 जुलाई सन 1980 को आयकर पेश किया गया था. इस कर का उद्देश्य 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन को होने वाले नुकसान की भरपाई करना था. मतलब उनका कहना यह था कि 1857 के संग्राम में क्योंकि हमें वो सब कंट्रोल करने के लिए जो खर्च करना पड़ा उसकी एवज में ये किया गया. तो 24 जुलाई को पहली बार 2010 में आयकर दिवस के रूप में मनाया गया था. और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना कब हुई? सन 1924 में. और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का जो मुख्यालय वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में. मेकोंग गंगा सहयोग की 11वीं जो ऑर्गेनाइजेशन हुई है, मतलब सेलिब्रेशन हुआ है, वो कब हुआ है और उसमें कितने सदस्य शामिल हैं? तो ये इसमें 6 सदस्य शामिल हैं. थोड़ा सा बेस बता देते हैं मेकोंग गंगा के बारे में. जो मेकोंग गंगा ये 2 रिवर्स हैं, तो
इस रीजन में जो या इस रीजन से जुड़ते हुए जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाएं इससे अफेक्टेड होती हैं। तो मेकांग गंगा सहयोग जो है वो जुलाई 2000 में बैंकॉक में हो रहे एशियान सम्मेलन में मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान 6 देशों के विदेश मंत्रियों के बीच अलग से एक बैठक हुई थी, जिसमें कि मेकांग गंगा सहयोग संगठन को गठित करने का फैसला लिया गया। मेकांग गंगा सहयोग के देश एमजीसी का विधिवत उद्घाटन जो हुआ था वो 10 नवंबर सन 2000 में हुआ, विंतियने लाओस में हुआ था। सदस्य देश इसमें हैं आपके कंबोडिया, भारत, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों में एकजुटता, सहयोग को बढ़ावा देना, बेहतर तालमेल, घनिष्ठ संबंध विकसित करना और क्षेत्र के लोगों को और वस्तुओं को अंतर्देशीय आवागमन एवं पारगमन को सरल बनाना, साथ ही साथ मेकोंग गंगा नदी क्षेत्रों के मौलिक अधिकारों को बेहतर बनाना। इस संगठन का नाम इस क्षेत्र की 2 बड़ी नदियों गंगा और मेकोंग के नाम पर रखा गया था। और डिटेल भी बता सकता था, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाता है और बड़ी वीडियो हो जाती है, तो मैंने इसे शॉर्ट रखा है। तो डॉक्टर जयशंकर उसमें शामिल हुए। किस राज्य की 60% से भी ज़्यादा जनसंख्या के द्वारा एंटीबॉडी प्राप्त कर ली गई है? तो ये तेलंगाना है, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। सबसे अधिक ऊंचाई पर विश्व का सबसे लंबा 2 लेन सड़क सुरंग मार्ग किस देश में बन रहा है? तो ये कौन सा देश है? ये अपना देश भारत है। सांचेज सेरेन कौन है जो आजकल चर्चा में? देखिए, वो अल साल्वाडोर के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिन पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी हुए, जिसके कारण वो चर्चा में आए। और ये देश जो है आपका अल साल्वाडोर, ये सेंट्रल अमेरिका का एक कोस्टल एरिया है, कोस्टल कंट्री है, जो हाल ही में जिसने बिटकॉइन को भी लीगल टेंडर के रूप में अपनाए जाने के कारण सुर्खियों में रहा था। हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन मैंने ले लिया है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में ये मनाया जाता है। अब तो हफ्ते से ऊपर की बात हो गई होगी। लिवरपूल, जिसे विश्व विरासत सूची से यूनेस्को ने भी हाल ही में हटाया है, वो किस देश में स्थित है? ये इंग्लैंड में है। और मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में कि एक्चुअली है क्या, ये एक पुराना सांस्कृतिक शहर है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा नई इमारतों के बनने के कारण, क्योंकि जो विश्व विरासत स्थल होते हैं वहाँ पर इस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, या मतलब जो नॉर्म्स हैं वो ये हैं कि जिससे कि जो विरासत स्थल है वो अफेक्टेड ना हो। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, और जिसके चलते उसे यूनेस्को ने मतलब हटा दिया है विरासत सूची से। स्पेस की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट के रूप में कौन बने हैं? तो ये हैं आपके संतोष जॉर्ज कुलांगरा। वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में भारत की 73 किलोग्राम वर्ग में प्रिया मलिक ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने 73 किलोग्राम वर्ग में वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप, क्रिकेट गलत लिखा गया, चैंपियनशिप में बेलारूस की पहलवान को हराया है, उन्हें स्वर्ण पदक मिला है। सतीश कालसेकर, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक पोएट थे। रेनेगेड्स बोर्न इन यूएसए, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगटन ने मिलकर लिखी है। बशर अल असद कौन थे? कौन सी बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? ये भी पुराना क्वेश्चन है और ये एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड नाइट।